आज का हमारा टॉपिक है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिकीय आवेश। यह टॉपिक बीएससी फर्स्ट ईयर का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो सेकंड पेपर है उसकी फर्स्ट यूनिट एटॉमिक स्ट्रक्चर का लास्ट टॉपिक है। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है उसको हम लोग इस लेक्चर के अंदर पढ़ते हैं। अब सबसे पहले बात करें यदि हम लोग मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम की, यानी बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणु की, तो बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणु के किसी कक्षक में विद्यमान कोई इलेक्ट्रॉन अन्य परमाणु में विद्यमान अन्य इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण या उनके स्क्रीनिंग इफेक्ट यानी आवरणी प्रभाव के कारण पूर्ण नाभिकीय आवेश को महसूस नहीं कर पाता। तो ऐसी स्थिति में परमाणु के अन्य इलेक्ट्रॉनों के स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण के कारण किसी इलेक्ट्रॉन के द्वारा महसूस किया गया नाभिकीय आवेश वास्तविक आवेश की तुलना में कम होता है, जिसे प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। यदि हम लोग कहें तो एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन ऑर्बिटल ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन्स एटम डज नॉट एक्सपीरियंस कंप्लीट न्यूक्लियर चार्ज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर इलेक्ट्रॉन्स द एटम और ड्यू टू देयर स्क्रीनिंग इफेक्ट the effect charge filled by an electron is less than the actual nuclear charge because of electrostatic attractions, repulsions of other electron present in an electrons. The actual nuclear charge fled by electron is called effective nuclear charge. अतः हम ये कह सकते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियर चार्ज का वास्तव में अनुभव करता है उसे ही उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अर्थात प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं, और इसे Z इफेक्टिव से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं तो Z इफेक्टिव से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको कैसे निकाल सकते हैं तो इसका फार्मूला है Z इफेक्ट इक्वल टू Z एक्चुअल माइनस Z से इसको माइनस S। इस फार्मूले से इसको निकाला जा सकता है। यहां पर S जो है वह स्क्रीनिंग इफेक्ट या आवरणी प्रभाव या परिरक्षण प्रभाव या शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। तो एस क्या हो गया, एस को हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? चलो अब बात की हम लोगों ने एस का स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि जो परमाणु होता है, कोई भी जो एटम होता है, उस एटम में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उन इलेक्ट्रॉन के द्वारा उसके ऊपर क्या स्क्रीनिंग इफेक्ट किया जा रहा है, क्या आवरण उसके ऊपर बनाया गया है, उसके बेसिस पर इसको सॉल्व किया जाता है। और इसको सॉल्व करने के लिए एक स्लेटर ने एक नियम दिया था, स्लेटर साइंस ने नियम दिया। यदि हम कहें तो Z क्या है यहां पर, तो Z है न्यूक्लियर चार्ज। ये तो हमारे इस फार्मूले की बात होगी। अब हम क्या बोल रहे हैं? स्लेटर की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? स्लेटर की बात कर रहे हैं। स्लेटर एक साइंटिस्ट का नाम है। तो स्लेटर ने एक रूल दिया, स्लेटर ने एक नियम दिया। अब स्लेटर का नियम क्या, उसकी तरफ चलते हैं। उन्होंने कहा कि किसी इलेक्ट्रॉन पर अंदर वाले इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग होता है यानी कि आवरण होता है। क्या कहा? किसी इलेक्ट्रॉन पर अंदर वाले इलेक्ट्रॉन का आवरण होता है, इससे ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पहली कंडीशन क्या है? किसी इलेक्ट्रॉन पर अंदर वाले इलेक्ट्रॉन का आवरण होता है, इससे ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है।
यानी कि एस या पी इलेक्ट्रॉन का आवरण में योगदान होता है, यानी कि स्क्रीनिंग में उसका पार्टिसिपेशन होता है, तथा इनके स्क्रीनिंग कांस्टेंट यानी आवरणीय स्थिरांक का कंट्रीब्यूशन होता है। और उस कंट्रीब्यूशन को यदि हम कहें तो वो कंट्रीब्यूशन को अलग अलग तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। क्या बात हो रही है? तो हम ये कह रहे हैं कि एस एंड पी ऑर्बिटल्स ऑफ शेल आर रिटन टुगेदर while d and f orbital are written separately। यदि हम इलेक्ट्रॉनों के कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो उसको ग्रुप वाइज डिवाइड किया गया। कैसे डिवाइड किया गया उसकी तरफ चलते हैं। तो जब उसको ग्रुप वाइज डिवाइड किया गया है तो सबसे पहले हम लिखते हैं 1s इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद चलेंगे 2s और 2p के पास चले गए, इसके बाद जाएंगे तो 3s और 3p के पास चलेंगे, उसके बाद जाएंगे तो किसके पास चलेंगे 3d के पास चलेंगे, फिर जाएंगे तो 4s और 4p के पास चलेंगे। यानी s और p को तो एक ग्रुप में रख दिया और d और f को क्या कर दिया अलग ग्रुप में रख दिया। तो इसके बाद चले तो हम यहां पर फिर 4d को लिख सकते हैं। तो बात हो रही है कि किसी इलेक्ट्रॉन पर उसके इनर वाले इलेक्ट्रॉन का एक स्क्रीनिंग होता है, एक लेयर होता है, इससे ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन का उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। यानी कि एस या पी इलेक्ट्रॉनों का स्क्रीनिंग में यानी आवरण में पार्टिसिपेशन होता है। एस या पी का स्क्रीनिंग यानी कि आवरण में पार्टिसिपेशन होता है और इन्हीं स्क्रीनिंग कांस्टेंट का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो आपस में मिलकर बनता है। अब हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? तो हम लिखते हैं जिस शेल में इलेक्ट्रॉन के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट ज्ञात करना होता है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट पता करना होता है, उस शेल में विद्यमान जितने भी एस या पी इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं? एस या पी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एस या पी इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.35 हो जाएगी। तो हमने क्या कहा? जिस शेल में इलेक्ट्रॉनों के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट याद करना होता है, उस शेल में विद्यमान प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए एस और पी इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू 0.3 हो जाएगी। सेकंड कंडीशन, उससे अंदर अर्थात n-1 उसके इनर शेल अर्थात n-1 शेल में विद्यमान प्रत्येक एस और पी इलेक्ट्रॉन के लिए उसके अंदर प्रेजेंट एस या पी इलेक्ट्रॉन के लिए n-1 एस और पी इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू 0.85 हो जाएगी। तो पहली कंडीशन क्या है? जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्ञात करना है उसके लिए एस या पी इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू 0.35 हो जाएगी। आगे उसके अंदर वाले शेल अर्थात n-1 एस और पी इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू 0.85 हो जाएगी। आगे चलिए उससे भी अंदर अर्थात n-2 उससे भी अंदर अर्थात n-2 एस या पी इलेक्ट्रॉन के लिए जो वैल्यू है वो 1.0 हो जाएगी। यानी कि किसी डी या एफ इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग पार्टिसिपेशन निम्न प्रकार से हो सकता है। अब हम बात करेंगे डी और एफ के लिए बात कर रहे हैं। तो हमने किसकी बात करी यहां पर? हमने कहा कि एस और पी इलेक्ट्रॉनों के लिए पहली कंडीशन 0.35, n-1 यदि एस और पी इलेक्ट्रॉन हो तो 0.85, n-2 एस और पी इलेक्ट्रॉन हो तो 1.0 होगा। आगे करें किसी डी या एफ इलेक्ट्रॉन के लिए स्क्रीनिंग इफेक्ट का जो पार्टिसिपेशन है वो निम्न प्रकार से हो सकता है। किसके लिए बात की जा रही है? डी और एफ इलेक्ट्रॉनों के लिए उसका पार्टिसिपेशन निम्न तरीके से हम लिख सकते हैं। क्या होगा? संदर्भित कक्षा अर्थात शेल अंडर कंसिडरेशन में विद्यमान अन्य इलेक्ट्रॉनों के लिए क्या हो रहा है? पहली कंडीशन
शेल अंडर कंसिडरेशन, यानी कि बात हमारी क्या हुई यहां पर, संदर्भित कक्षा में अन्य इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू 0.35 हो जाए। आगे चलिए, उसके अंदर के शेल कौन से L-1 और L-2 के लिए जो वैल्यू है वो 1.0 हो जाएगी। अर्थात 1s में प्रेजेंट दूसरे इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में 1s इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग इफेक्ट 0.30 होगा। क्या कह रहा हूं मैं, एक बार सुनो। 1s, बात किसकी हो रही, 1s में प्रेजेंट दूसरे इलेक्ट्रॉन के सापेक्ष यानी कि उसके रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉनों का स्क्रीनिंग इफेक्ट 0.30 होगा। क्लियर है? तो हमारा पहला पॉइंट था 1 2 3 4, फिफ्थ पॉइंट ये हमारा हो गया और ये हमारा हो गया सिक्स्थ पॉइंट। तो 6 पॉइंट क्या है, 1s में विद्यमान दूसरे इलेक्ट्रॉनों के रिस्पेक्ट के लिए 1s इलेक्ट्रॉनों का स्क्रीनिंग इफेक्ट 0.30 होगा। आगे, किसी इलेक्ट्रॉन विशेष पर दूसरे यानी बाहर की ओर विद्यमान कक्षा में इलेक्ट्रॉनों को उस रिफरेंस इलेक्ट्रॉनों पर कोई भी परिरक्षण इफेक्ट नहीं होता है। लास्ट कंडीशन 7th पॉइंट में तो कह रहा हूं, हाइड्रोजन के 1s इलेक्ट्रॉन के लिए स्क्रीनिंग इफेक्ट 0.05 होगा। किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए 0.05 होगा। तो हाइड्रोजन के 1s इलेक्ट्रॉन के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट 0.05 हो जाता है। क्लियर है? अब हम यहां पर कुछ एग्जाम्पल के द्वारा इस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम समझते हैं। आई होप जो बोर्ड पे लिखा हुआ है आप लोगों ने उसको नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, अब हम इसको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इस लेटर रूल आप लोग नोट डाउन कर लें ताकि हम इसको आसानी से समझ सकें। अब जो स्लेटर रूल है उसको हम समझते हैं। हम यहां पर बात कर रहे हैं किसी हीलियम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, हीलियम की। तो कैलकुलेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ हीलियम एटम। क्या कर रहे हैं हम लोग, कैलकुलेट, हमारा जो एग्जांपल है कैलकुलेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ हीलियम एटम। हीलियम एटम के प्रभावी नाभिकीय आवेश को ज्ञात करो। और कौन से 1s इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है इसके। अब हीलियम परमाणु का एटॉमिक नंबर 2 होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होता है। यानी जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होता है तो सबसे पहले बात करते हम लोग इसके स्क्रीनिंग इफेक्ट की। तो इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा, तो इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट की जो वैल्यू है वह हम लोग लिखें तो एस इक्वल टू टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो एक का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपको पता करना है। तो 1 × 0.30 हमने कहा था, पहली कंडीशन की बात कर रहा हूं। स्लेटर रूल के पहले पॉइंट की पहली कंडीशन है 0.30। तो हीलियम परमाणु के 1s इलेक्ट्रॉन के द्वारा क्या महसूस किया गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, Z इफेक्टिव इक्वल टू क्या होगा, तो हमने लिखा इसका फॉर्मूला Z - S। Z ने क्या है, एटॉमिक नंबर कितना है 2 - 0.30 ये हमने लिखा। तो इसका Z इफेक्टिव निकल कर क्या आ गया, तो इसका Z इफेक्टिव निकल के आ गया 1.70। तो हीलियम एटम का प्रभावी नाभिकीय आवेश वो होता है 1.70। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, 1.70 हो जाता है। चलो एक और एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं।
नेक्स्ट एग्जाम्पल, चाहे तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलो आगे चल रहे हम लोग, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख रहे हैं हम लोग। कैलकुलेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, कैलकुलेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फ्लैट, किसकी बात कर रहा हूं मैं? अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यहां पर नाइट्रोजन की बात करता हूं। फ्लैट बाय 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन एटम। अब हम लोग जानते हैं नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से होता है। क्लियर? 1s2 2s2 2p। अब नाइट्रोजन के 2p इलेक्ट्रॉन, जो नाइट्रोजन है उसके 2p इलेक्ट्रॉन उसकी सेकंड ऑर्बिट में 4 अन्य इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। कितने इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है? 4 इलेक्ट्रॉन। सुनना एक बात, नाइट्रोजन का 2p इलेक्ट्रॉन उसकी सेकंड ऑर्बिटल में जिसमें 4 अन्य इलेक्ट्रॉन है। अब 2p ऑर्बिटल के 4 अन्य इलेक्ट्रॉन कौन कौन से उसकी तरफ चलते हैं। तो यहां पर आप देखें तो 2p में तो आपको 3 दिखाई दे रहे और s में कितने दिखाई दे रहे? 2, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन है। जबकि हम 1 इलेक्ट्रॉन के स्पिनिंग इफेक्ट की बात कर रहे हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो यहां से माइनस हो गया, तो यहाँ जब 1 इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया तो बच्चे कितने? 2, और 2 यहां पर हो गए तो कितने हो गए? 4। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो 2s में हो और 2 इलेक्ट्रॉन किसमें? 2p में। क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? हमने यहां पर लिखा 2p इलेक्ट्रॉन, तो जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट, उसका z इफेक्टिव पता कर रहे हैं। क्लियर है? तो अब हम कह रहे हैं ये तो 2p इलेक्ट्रॉन की बात होगी, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो किसमें हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन तो हो गए 2s में एंड 2 इलेक्ट्रॉन हो गए 2p में। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4। ठीक है, अब 4 इलेक्ट्रॉन के लिए a से क्या होगा? तो 4 इंटू 0.35 की बात हुई थी हमारी, तो वैल्यू क्या वैल्यू की बात हुई थी? 0.35 की बात, सेकंड कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो जब 0.35 की बात हुई थी तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? आगे चलते पहले तो इसको इतना लिख दिया मैंने। अब मैं बात कर रहा हूं 1s इलेक्ट्रॉन के लिए स्क्रीनिंग इफेक्ट, इसके लिए 1s, इन दोनों की बात, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से हो गए, 2 यहां से हो गए, 1s की बात कर, तो 1s इलेक्ट्रॉन के लिए, तो 1s इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ 1s इलेक्ट्रॉन। तो यहां क्या लिख सकता हूं मैं? 2 इंटू 0.85 की बात हुई थी, n-1 के लिए क्या हो गया? 0.85 की बात हो गई। अब जब n-1 n क्या हो गया? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और क्या बात हो गई? 2.2 0.85 की बात हो गई। इसको पूरे को लिखें तो क्या लिख सकते हैं? s इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? तो 4 इंटू 0.35 प्लस 2 इंटू 0.85, यानी टोटल स्क्रीनिंग इफेक्ट निकल कर आ जाता है। ठीक है, अब टोटल स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या निकल कर आया है उसकी तरफ चलते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास में आंसर आएगा 1.40 प्लस 1.70। ठीक, आंसर हमारे पास में इसका निकल कर आ गया 3.10। अब आते हैं z इफेक्टिव की तरफ। तो z इफेक्टिव इक्वल टू z माइनस क्या है? s। z की वैल्यू कितनी है? एटॉमिक नंबर 7 माइनस 3.10। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो आंसर आ जाएगा 3.90। तो z इफेक्टिव इक्वल टू हो गया 3.90। तो ये z इफेक्टिव किसका निकल के आ गया? 2p इलेक्ट्रॉन्स ऑफ किसकी बात हुई है? नाइट्रोजन। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। कैलकुलेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एल्यूमिनियम एटम। अब हमने यहां पर 1s इलेक्ट्रॉन, 2p इलेक्ट्रॉन, 3p इलेक्ट्रॉन का डिस्क्रिप्शन नहीं किया, हमने सिर्फ बात करिए एल्यूमिनियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पता करना है। तो जो इससे पहले हमने 2 एग्जाम्पल देखे हैं उनको सॉल्व करने का तरीका और इसके सॉल्व करने के तरीके में थोड़ा सा डिफरेंस है, हल्का सा डिफरेंस है। अब वो डिफरेंस क्या, उसकी तरफ चलते हैं।
हम लोग जानते हैं कि एल्यूमिनियम जिसका एटॉमिक नंबर 13 होता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1 होता है। अब इसको वन बाय वन देखते हैं, उसके स्कैनिंग इफेक्ट को पता करते हैं। तो पहली कंडीशन, अब यहां पर आपको डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है, यह नहीं बताया गया है कि 1s इलेक्ट्रॉन की बात करनी है, 2s इलेक्ट्रॉन की, 2p की, 3p की, 3s की, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया। आपको यह भी नहीं कहा गया कि लास्ट इलेक्ट्रॉन पता करना है, इसलिए यहां पर सभी इलेक्ट्रॉन की बात होगी। इससे पहले वाला जो एग्जांपल नाइट्रोजन देखा था उसमें हमने 5 7 में से 6 इलेक्ट्रॉन की बात करी, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन की उसने कह दिया था कि उस पर निकालना है अपना। यहां पर लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात नहीं हुई, इसलिए इसको सॉल्व कैसे करना है। तो पहले पॉइंट की बात करते हैं। हमारे पास में 2 3s इलेक्ट्रॉन, 2 में s में कितने इलेक्ट्रॉन है आपको दिखाई दे रहे? 2 दिखाई दे रहे। तो 2 3s इलेक्ट्रॉन एंड 1 3p इलेक्ट्रॉन, क्लियर है? इनके लिए यदि हम स्क्रीनिंग इफेक्ट पता करें तो हमारे पास में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3 इंटू 0.35 वैल्यू होती, हमने इस लेटर रूप में लेके दिया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1.05 आंसर निकल कर आ जाता है, क्लियर? सेकंड कंडीशन की बात करें तो ये तो हमारी पहली कंडीशन यहां तक खत्म हो। दूसरी कंडीशन, अब यहां पर आ गया मैं आपको n-1 की तरफ। n मेरे पास में क्या है? 3, n-1 मतलब कि क्या हो गया? 2। तो अब देखिए 2, ठीक है, s इलेक्ट्रॉन, s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, एंड कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, इसमें इलेक्ट्रॉन है 2p इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन मेरे पास कितने हो गए? 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन है, क्लियर है? तो 8 के लिए n-1 के लिए वैल्यू क्या थी? 0.85 का आतम होगा। तो 8 इंटू 0.85 लिखा, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में रिजल्ट आएगा 6.80। तीसरी कंडीशन की बात करते हैं। अब तीसरी कंडीशन क्या है? n-2, n-2 क्या हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 1s इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कितने? 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इंटू 1.0, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना निकल के आएगा? 2.0। अब इन तीनों को हमने कंबाइन कर दिया, तो जब हम करेंगे कि टोटल स्क्रीनिंग इफेक्ट कितना हो गया? 1.05 प्लस 6.80 प्लस 2.80, यानी टोटल स्क्रीनिंग इफेक्ट जब हम कैलकुलेट करते तो हमारा निकल के आता है 9.85। अब हमें क्या निकालना है? Z इफेक्टिव निकालना है, क्लियर है? तो अब बात करते हैं किसकी Z इफेक्टिव। तो चलो अब हम चलते हैं Z इफेक्टिव। तो हम क्या करें? Z इफेक्टिव इक्वल टू Z माइनस एस। Z क्या था? 30, एस क्या था? अभी निकाला। अब हमारे पास में इस एल्यूमिनियम का Z इफेक्टिव क्या निकल कर आया? तो Z हमने कहा 13 है एटॉमिक नंबर, S इसका इफेक्ट क्या है? 9.85, यानी जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 3.15 Z इफेक्टिव निकल कर आ जाता है, क्लियर है? तो ये तो हमने किसका बात करी है? हमने कहा एल्यूमिनियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एक लास्ट एग्जांपल और हम लोग इसको देखते हैं और सॉल्व करते हैं। इसको मैं हटाता हूं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लें। अब लास्ट की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कैलकुलेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन। बात की क्या की जा रही है? कैलकुलेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसकी ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ इसकी ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम के लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है, क्लियर है? अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन के लास्ट इलेक्ट्रॉन की। हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करोगे तो 1s2 2s2 2p4 हो जाएगा। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है यहां पर, तो
according to Slater rule, each of the electrons in the same group contribution is 0.35 and each of the electron n-1, according to Slater rule, the contribution is 0.85 and therefore n-2 is the contribution is 1.0. अब हमने कहा कि 4 2p इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहा हूं मैं। अब मेरे पास में टोटल इलेक्ट्रॉन आपको कितने दिखाई दे रहे हैं? 4 और 2 6 हो गए। किसमें? 2 यानी n की बात कर रहा हूं मैं। मेरे 3 कंडीशन की बात करी थी, 8 के लिए तो 0.35, n-1 के लिए 0.85 और n-2 के लिए क्या वैल्यू थी? 1.0। ये स्लेटर रूल में हमने पहले ही बात कर ली थी। क्लियर है? अब देखो क्या होता है, तो इसको हम समझते हैं। तो हम कह रहे हैं कि 2s और 2p इलेक्ट्रॉन के लिए, तो पहली कंडीशन 4, इसके लिए बात हो रही है 2s एंड 2p इलेक्ट्रॉन, 2s और 2p इलेक्ट्रॉन के लिए। अब कंट्रीब्यूशन क्या होगा उसकी तरफ चल रहा हूं। तो जब कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूं तो यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन 4 और 2 6 हो रहे हैं, पर बात किसकी हो रही है? लास्ट इलेक्ट्रॉन की, यानी इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन काउंटेबल नहीं है, काउंटेबल नहीं है मतलब इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। यानी कि यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन 1 चला गया तो कितने बचे? 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 5 इलेक्ट्रॉन तो 4 2s एंड 2p इलेक्ट्रॉन क्या है? टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हो गए? 5 हो गए। 5 इंटू क्या हो जाएगा? 0.35 हो गया। आगे चलिए, दूसरी कंडीशन क्या है? 4 1s इलेक्ट्रॉन, 1s इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा? तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है। n-1 के लिए वैल्यू क्या है? तो 0.85 थी। क्लियर है? क्या थी वैल्यू? 0. क्योंकि n क्या है? 2 है। तो जब हमने n को 2 मान लिया तो n-1 क्या हो गया? तो 2 - 1 यानी कि क्या हो गया? 1। तो 1s की बात हो रही, तो 1s के लिए क्या हो जाएगा? 2 × 0.85 हो गया। क्लियर? जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल कर आ जाता है। मैं सीधा लिख देता हूं, 3.45 आंसर निकल कर आ जाता है। अब हम लोग क्या जानते हैं? तो हम लोग जानते हैं Z इफेक्टिव इक्वल टू Z एक्चुअल माइनस एस। तो Z इफेक्टिव इक्वल टू Z क्या है? तो Z यहां पर हमारे पास में 8 है माइनस 3.45। क्लियर? जब इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर निकल कर आता है 4.55। Z इफेक्टिव निकल कर आ गया 4.55 आंसर होता है। क्लियर है? तो ये तो हमारा था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर?